हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। और ये चल रही है हमारी बच्चों वन शॉट सीरीज। और आज हम कौन से चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, कंट्रोलिंग को। तो बहुत ही छोटा चैप्टर, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। चलिए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट कर दे इस पर्टिकुलर चैप्टर को। अच्छा बच्चों, आपको बता दूं, ये जो मैं नोट्स यूज कर रहा हूं, मैं वो कौन से यूज कर रहा हूं जिससे मैंने इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ा है। तो अगर मैं डिटेल में नहीं पढ़ रहा है तो आप इस नोट से पढ़ सकते हो। इसके अंदर मैंने वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है जो आपके लिए रेलेवेंट है। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको 5 पॉइंट पढ़ने हैं। ठीक है, कौन कौन सा? मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, फीचर ऑफ कंट्रोलिंग, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, और लास्ट में आपको पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अच्छा बच्चों, एक बात और, जो बच्चे टर्म 2 का एग्जाम दे रहे हैं, जो मई 2022 में टर्म 2 का एग्जाम होगा, उसके लिए 5th पॉइंट रेलेवेंट नहीं है, वो मैंने यहाँ पर आपको हाईलाइट भी करके दे रखा है। लेकिन जो बच्चे नए सेशन में आए हैं, आई रिपीट, जो बच्चे नए सेशन में आए हैं 22-23 के लिए, उनके लिए अभी तक ये रेलेवेंट है जब तक सिलेबस नहीं आया है। और जैसे सिलेबस आता है, वो मान के चलो कुछ डिलीशन होता है तो मैं आपको फर्दर क्लैरिफाई कर दूंगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमने मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग देखा था। मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग का बेसिकली सिंपल सा मीनिंग ये है, जो आपने पहले डिसाइड किया था, आई रिपीट, जो आपने पहले डिसाइड किया था, कुछ आपने टारगेट्स बनाए होंगे, जो आपने पहले डिसाइड किया था वैसा काम हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो कुछ डिफरेंसेस आए होंगे, वो डिफरेंसेस क्यों आए उनके कारण ढूंढना है। और फिर देर आफ्टर आपको कुछ स्टेप्स लेने हैं कि वो जो दिक्कतें आई वो इन फ्यूचर में कभी रिपीट ना हो। आई रिपीट, आप क्या करने वाले हो, अपनी परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे, अपने टारगेट से कंपेयर करोगे। देर आफ्टर आप चेक करोगे कुछ डेविएशन तो नहीं है, कुछ डिफरेंसेस तो नहीं है। अगर डिफरेंसेस हैं तो फिर आप उनके कारण जानोगे कि वो डिफरेंसेस क्यों आए। फिर देर आफ्टर आप कुछ एक्शंस लोगे जिससे फ्यूचर में ये चीज रिपीट ना हो। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग बोलते हैं। या सिंपल वर्ड्स में बोलूं, जैसा प्लान बनाया था वैसा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज को इंश्योर करना ही कंट्रोलिंग कहलाता है। क्लियर? ओके। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कंट्रोलिंग की फीचर्स क्या है। इसके अंदर हमने 4 फीचर्स पढ़े थे। पहला फीचर क्या है? कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। गोल ओरिएंटेड फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आप कंट्रोलिंग के अंदर रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हो और अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हो। तो इसलिए कंट्रोलिंग क्या है? आपका गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। बहुत, इससे ज्यादा सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। दूसरा है कंट्रोलिंग इज अ ऑल परवेसिव फंक्शन। बच्चों, ये तो आपको एकदम खून में आ चुका है। परवेसिव का मतलब, तो परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। मतलब कंट्रोलिंग हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका स्कूल हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे गवर्नमेंट हो, कंट्रोलिंग हर जगह यूज करी जाती है। और दूसरा, हर एक लेवल पे कंट्रोलिंग को यूज किया जाता है, चाहे आपका टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो। दादाजी भी कंट्रोलिंग करते हैं, पापा जी भी कंट्रोलिंग करते हैं, आप भी कंट्रोलिंग करते हो, हमारा प्रधानमंत्री भी कंट्रोलिंग करता है, हमारा शहर का डीएम भी कंट्रोलिंग करता है। तो कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव, मतलब एट एवरी लेवल, टॉप मिडिल लोअर, या फिर एवरी ऑर्गेनाइजेशन हम कंट्रोलिंग यूज करते हैं। क्या ये क्लियर? ओके। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग एंड कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग। अब ये फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग कैसे, जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। बैकवर्ड लुकिंग तो मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था जब डेफिनेशन समझाई थी। हम ये चेक करते हैं क्या सोचा था, क्या हुआ, वैसा हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, डिफरेंसेस फाइंड आउट करो, और फ्यूचर में दिक्कतें ना आए तो स्टेप्स उठा लो। जैसे आपने फर्स्ट टर्म में सोचा था हमारे 80% आएंगे, लेकिन आए 70%, डिफरेंस था? हाँ था। क्यों डिफरेंस था? पढ़ाई नहीं कर पाए थे अच्छे से, रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाया था। अब आप क्या करोगे? कुछ स्टेप्स उठाओगे, करेक्टिव स्टेप्स उठाओगे, जिससे प्रॉब्लम टर्म 2 में रिपीट ना हो। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। तो वही चीज यहाँ पे दे रखी है कि बैकवर्ड लुकिंग, इसलिए आप पिछली गलतियों से को देखते हो, डिफरेंसेस फाइंड आउट करते हो, कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हो कि फ्यूचर में रिपीट ना हो। और ये फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? फॉरवर्ड लुकिंग ये है कि आपको अपनी गलतियां पता लग गई, अब आप फ्यूचर प्लान या फ्यूचर परफॉर्मेंस आपकी इंप्रूव हो जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग, इसलिए कि फ्यूचर का जो स्टेप है, फ्यूचर में जो आप प्लानिंग करने वाले हो, वो आपकी इजी हो जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। क्लियर? ओके। और फोर्थ पॉइंट क्या दे रखा है? कंट्रोलिंग इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। कंटीन्यूअस फंक्शन है बच्चों, आप एक बार कंट्रोलिंग करके नहीं छोड़ दोगे ना। आपने टर्म 1 पर आपने कंट्रोलिंग करी थी, ठीक है, अब टर्म 2 आने के बाद आप चेक नहीं करोगे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, क्या गलतियां हुई, जिससे आपको फर्दर प्रॉब्लम ना हो, फर्दर स्टडीज में प्रॉब्लम ना हो। अगर आप प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में जाते हो, सीए करते हो, सीएस करते हो, सीडब्ल्यू करते हो, एक्चुअली करते हो, या फिर आप ड्यू में एडमिशन करते हो, तो आपको पता लगना चाहिए ना कि आपकी कहाँ गलतियां रह गई, जिससे फ्यूचर में गलतियां रिपीट ना हो। तो कंट्रोलिंग इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर? ओके।
अब बच्चों बात करते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस की। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका केस स्टडी तो आराम से बन सकता है, मतलब किसी भी स्टेप से केस स्टडी उठा के आपसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों एक एक स्टेप को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। कंट्रोलिंग की प्रोसेस वाले 5 स्टेप्स हैं, तो अच्छे से समझते हैं। पहला स्टेप है टारगेट को सेट करना। ठीक है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स वो बेंचमार्क होते हैं, वो टारगेट्स होते हैं जिसके अगेंस्ट में आपकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपके मम्मी पापा ने बोला अगर आपके 80% आ गए तो आपको आईफोन दिया जाएगा, आईफोन 13 प्रो अल्ट्रा मैक्स जो भी आता, मतलब 1 टीबी वाला सबसे महंगा फोन जिसमें तीनों कैमरा है, ठीक है, सबको आपको दिया जाएगा। क्लियर? तो अब आपकी परफॉर्मेंस जो है किसके अगेंस्ट कंपेयर की जाएगी? 80% के कंपैरिजन में कंपेयर करी जाएगी। 80% से ऊपर है तो भैया आपने परफॉर्म अच्छा किया, 80% से नीचे आया तो मतलब आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। तो आई रिपीट, तो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? वो बेंचमार्क होते हैं जिसके अगेंस्ट में आपकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा। अब स्टैंडर्ड्स होते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी हो सकते हैं और क्वालिटेटिव टर्म्स में भी हो सकते हैं। क्वांटिटी का मतलब होता है सेल कितनी करनी है, प्रॉफिट कितना कमाना है, मार्केट शेयर कितना होना है, खर्चे कितने होते हैं, रेवेन्यू कितना होना है। क्वालिटेटिव में क्या क्या हो सकता है? क्वालिटेटिव में सिंपल सी चीज है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो सकता है, आपके एम्प्लॉयज खुश है कि नहीं, कहीं शेयर होल्डर खुश है कि नहीं खुश है। क्लियर? तो वो क्वालिटेटिव के अंदर आ सकता है। और अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपने एक बार स्टैंडर्ड को सेट कर दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि स्टैंडर्ड को बदलोगे नहीं। भैया एनवायरनमेंट चेंज होता है, बिजनेस की कंडीशन बदलती हैं, तो आपका टारगेट भी बदलना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से। एग्जाम्पल के तौर पे आपने साल का टारगेट बनाया था 1 लाख यूनिट्स का, लेकिन कोविड हो गया 3 महीने का, लॉकडाउन लग गया 3 महीने का, 3 महीने आपकी फैक्ट्री खुली ही नहीं। तो अब मुझे एक बात बताओ, जो 1 साल का टारगेट था 1 लाख यूनिट्स का, क्या वो 9 महीने पूरा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो आपके लिए 9 महीने का टारगेट रिवाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो मतलब यू शुड बी एबल टू रिवाइज योर स्टैंडर्ड, तो मतलब योर स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ सो दैट इट कैन अडॉप्ट द कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट। यही चीज क्लियर? तो पहला पॉइंट हमारा अच्छे से क्लियर हो गया, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे। क्या दे रखा है? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। मतलब आपने टारगेट सेट कर लिया, आप पूरे साल भर काम करोगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस को आप मेजर करोगे। परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करोगे? जैसा आपने टारगेट सेट किया था। आपने टारगेट सेट किया था 80% का, तो भाई परफॉर्मेंस भी परसेंट में मेजर की जाएगी। अगर आपने टारगेट सेट किया था प्रॉफिट कितना होगा, तो आपकी जो परफॉर्मेंस होगी प्रॉफिट के बेसिस पर होगी। आपने अगर टारगेट सेट किया था यूनिट्स में, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो यूनिट्स में मेजर की जाएगी। क्या ये चीज क्लियर है? और अगर आपकी क्वांटिटेटिव है तो आपका जो मेजरमेंट है वो इजी हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखे हैं कि आप जो परफॉर्मेंस को कैसे मेजर कर सकते हो, पर्सनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू, सैंपल चेकिंग के थ्रू, परफॉर्मेंस रिपोर्ट के थ्रू। क्लियर? अच्छा एक बात और, मेजर कब करना चाहिए? काम कंप्लीट होने के बाद या काम के दौरान? तो जैसे पॉसिबल हो वैसे करो। काम के दौरान है तो काम के दौरान करो, जैसे लास्ट में प्रॉब्लम ना हो, और बाद में करना है तो बाद में कर सकते हो। थर्ड स्टेप जो बच्चों इसके अंदर आता है वो आता है हमारा कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। आपने टारगेट सेट कर लिया 80% का, आपके एग्जाम्स हो गए, एग्जाम के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट कितना आया? लेट्स सपोज 85% या फिर 75%, दो एग्जांपल लेके चलते हैं। तो अब आप क्या करने वाले हो? कंपेयर करने वाले हो, क्या सोचा था क्या हुआ। 80% सोचा था, या तो 85 आया या फिर 75 आया। ठीक है, डिफरेंसेस दोनों में है। ठीक है ना? क्लियर? तो अगर 85% आ गए तो मतलब आप सब कुछ बढ़िया हो गया, आपको आईफोन मिल जाएगा, आप मिरर सेल्फी लोगे और मजे करोगे। लेकिन अगर आपके 75% आ गए तो क्या होगा? दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी? आपको आईफोन नहीं मिलेगा और घर वाले थोड़े से ना खुश हो जाएंगे कि उनकी आपको आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी उतनी नहीं रही। ठीक है, अब डिफरेंस आ गया, 5% कम आ गए, या फिर आपने 1 लाख टारगेट सोचा था, आपके 90,000 बन गए, 95,000 बन गए, तो मतलब कुछ डिफरेंस आ गए। क्लियर? अब आपको क्या करना होगा? ये डिफरेंस क्यों आए ये फाइंड आउट करना है। डिफरेंस आ गए ना, उसका क्या चार्ट डालोगे? नहीं चार्ट डालोगे, आगे भी तो दिक्कतें हो सकती है ना, ये वाली जो इस बार होगी फ्यूचर में भी हो सकती हैं। तो यू हैव टू फाइंड आउट द कॉजेस कि व्हाई दिस हैपेंस, व्हाई वी आर नॉट एबल टू अचीव आवर टारगेट। क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 4 में क्या करते हैं? हम अपनी डेविएशंस को एनालाइज करते हैं, अपने डिफरेंसेस को हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। क्लियर? इसके अंदर इन्होंने दो मेजर चीजें दे रखी हैं। पहली चीज इन्होंने दे रखा है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, और दूसरा इन्होंने दे रखा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। पहले क्रिटिकल पॉइंट्स को समझते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। इन्होंने बोला क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के अंदर कि बिजनेस की जो इंपॉर्टेंट एरियाज है ना, आप उन पर ध्यान दीजिए, हर एक एरिया में ध्यान मत दीजिए।
मतलब ओनली दोज एरियाज पे आपका फोकस होना चाहिए जो आपकी सक्सेस के लिए क्रिटिकल है, मतलब आपके की रिजल्ट एरियाज पे, की आर इस पे आपका फोकस होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे मान के चलो अगर आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, आई रिपीट, आपकी कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो आपकी लेबर कॉस्ट, आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट ये ज्यादा मैटर करती है, आप इन पर ज्यादा ध्यान दीजिए ना कि ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पर। क्लियर? तो यू शुड फोकस ऑन योर क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल दैट आर क्रिटिकल टू योर सक्सेस, ठीक है ना, कि आपके की रिजल्ट एरियाज पर। तो वही नीचे पे एग्जांपल दे रखा है कि अगर 5% लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो रही है और 10% या 15% आपके पोस्टल चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपका फोकस रॉ मटेरियल पे, लेबर पर होना चाहिए, क्योंकि वो आपका काम ज्यादा होता है। पोस्टल चार्जेस तो भैया साल में 2 बार 3 बार कर लोगे, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं बिजनेस के अंदर, लेकिन रॉ मटेरियल तो डेली यूज होगा, लेबर तो डेली यूज होगी। तो यू शुड फोकस ऑन योर की रिजल्ट एरियाज। क्लियर? ओके। इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है बच्चों? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसको हम कंट्रोल बाय एक्सेप्शन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप हर एक चीज को कंट्रोल करने जाओगे, आई रिपीट, अगर आप हर एक चीज को कंट्रोल करने जाओगे तो आप किसी चीज को भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मतलब कैसे? मतलब आप ये छोटे से छोटे ही आपने अगर डिफरेंसेस फाइंड आउट करना चालू कर दिए तो हो गया बेड़ा का, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है। आपने 80 सोचे थे, आपके 79 आए, भैया आ गए, अच्छे आ गए, ठीक है ना। इसको इग्नोर कर दे कि मेरे एक नंबर कहाँ कटा, मुझे डिफरेंस फाइंड आउट करना, नहीं भैया, अच्छे नंबर है। लेकिन आप 80 सोचो, आपके 70 आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं, तो भैया यहाँ पर चिंता की बात है। क्लियर? वही चीज यहाँ पर उन्होंने रखी है कि आप an attempt to control everything will result in controlling nothing। अगर आप हर एक चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो आप हर एक को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो किसको कंट्रोल करना चाहिए, किस पर ध्यान देना चाहिए? जो एक लिमिट के ऊपर है, जो मतलब सर से पानी जब ऊपर चला जाए ना, तब ध्यान देने की जरूरत आ पड़ती है। तो जो पानी अगर नीचे, सर के नीचे सांस ले पा रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो भैया अब तो पानी के ऊपर आना ही पड़ेगा। तो वही चीज के अंदर लिखी हुई है कि जो भी एरर है, जो भी डेविएशन है, लिमिट के अंदर है, जो आप एक्सेप्ट कर सकते हो लिमिट के अंदर है, उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो सेटिस्फैक्ट्री है। लेकिन जो चीज लिमिट के बाहर चली गई, वो भैया पप्पा को बताना पड़ेगा, मतलब वो मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा कि हाँ ये कारणों की वजह से हमको कुछ दिक्कतें आ रही हैं। क्लियर? तो वही चीज इसके अंदर लिखी हुई है। अगर 2% लेबर कॉस्ट इंक्रीज होना आपके लिए एक्सेप्टेबल है, तो अगर 2 ही हो रही है या 2 से नीचे हो रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 से ऊपर जा रही है तो भैया ऊपर वालों को बताना पड़ेगा कि हाँ भाई कौन दिक्कत आ गई। क्लियर? वही चीज के अंदर लिखी हुई है। और जब आपके डेविएशंस पता लग गए कि हाँ भाई इन पर ध्यान देना है, तो उनके कॉजेस फाइंड आउट कीजिए, ठीक है ना, कि हाँ भाई कहाँ कहाँ क्यों दिक्कतें आ रही है। कॉज एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम, जो हमारा 5th स्टेप है, उसके अंदर हम क्या करते हैं? हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। करेक्टिव एक्शंस का मतलब क्या होता है? सही कदम उठाना जिससे फ्यूचर में रिपीट ना हो। तो ध्यान रखना, करेक्टिव एक्शन उन्हीं करेक्टिव एक्शंस जो है वो सिर्फ उन्हीं कॉजेस के लिए या फिर उन्हीं डेविएशंस के लिए लिए जाएंगे जो लिमिट के ऊपर है, और जो लिमिट के अंदर है उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई आपको? बहुत सही। अब बच्चों बात करते हैं अपनी इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग के बारे में। आपके 6 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट को मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, बड़ा सिंपल सा। को की C stand for coordination, O stand for order and discipline, G stand for goals, A stand for accuracy of standards, M stand for motivation, E stand for वो हमारे efficiency। पहला पॉइंट क्या है? गोल्स। आप गोल अचीव करने में तो कंट्रोलिंग हेल्प कर रहा है। क्या सोचा था, क्या हुआ, डेविएशंस क्यों हुआ है, करेक्टिव एक्शंस की वजह से फ्यूचर में रिपीट ना हो, हमारे गोल्स अचीव हो जाए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। बच्चों मैंने आपको ये पहले पॉइंट बताया था कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर कि आपकी जो स्टैंडर्ड्स है फ्लेक्सिबल होने चाहिए। क्योंकि बाद में पता चला आपने 1 लाख टारगेट का सोचा रखा था और 3 महीने आपकी फैक्ट्री बंद थी लॉकडाउन की वजह से, तो मतलब आपका टारगेट ही सही नहीं था, आपके स्टैंडर्ड ही सही नहीं थे। तो आप कंट्रोलिंग करके आप ये भी पता लगा सकते हो कि क्या आपका स्टैंडर्ड सही था कि नहीं सही था। तो यू कैन जज द एक्यूरेसी ऑफ योर स्टैंडर्ड्स। क्या आपने अगर बिजनेस एनवायरनमेंट के बदलते हुए बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से आपने अपने स्टैंडर्ड्स को बदला था कि नहीं बदला था, आपके जो आपके जो स्टैंडर्ड्स थे वो सही थे कि नहीं सही थे, वो भी इसके अंदर क्लियर हो जाता है। थर्ड जो स्टेप आता है वो आपका आता है कौन सा? हमारा एफिशिएंसी, ठीक है ना, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। देखो, आप प्लान क्यों बनाते हो? जिससे आपकी वेस्टेज कम हो, आपका टाइम बचे। क्लियर? आप इस चीज के लिए प्लान बनाते हो। तो हर एक जो आपकी परफॉर्मेंस होती है वो प्लान के अकॉर्डिंग होती है। तो इस कारण से आपकी जो रिसोर्सेज होती है वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हो जाती है। फिर आता हमारा इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। जैसे मैंने आपको बोला था कि 80% आ गए तो आपको आईफोन मिल जाएगा, यही बोला था मैंने आपको। अगर आपके तो
आपको पहले से पता है ना कि 80% लाने पर ही आपको आईफोन मिल जाएगा, 81.1 पर भी मिल जाएगा, 81.2 भी मिल जाएगा, 80.0 भी मिल जाएगा। तो वही है, आपको पहले से पता है कि आपकी परफॉर्मेंस कहां पर मेजर की जाएगी, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो आप पहले से मोटिवेट होकर काम करोगे, अगर हमको बस ये मेरा टारगेट अगर अचीव हो गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो इस कारण एम्प्लॉयज को भी पता होता है कि कैसे उनकी परफॉर्मेंस मेजर करी जाएगी, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स देखे जाएंगे, क्या क्या क्राइटेरिया होगा, और फिर वो उसी तरीके से काम करते हैं और मोटिवेट होकर काम करते हैं, मजा आ जाता है उनको। ठीक है, तो वो मोटिवेट होकर काम करते हैं। एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ठीक है, कंट्रोलिंग करने से पता लग जाता है कि हाँ भाई किसने हरामीपना दिखाया, किसने गड़बड़ी करी। सीसीटीवी कैमरा लगवाना, सुपरवाइजर को रखना, तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज के ऊपर दबाव बन जाता है कि यार आप बदमाशी नहीं कर सकते, आप टाइम खोटी नहीं कर सकते। तो ऑर्डर और डिसिप्लिन बन जाता है, चोरियां कम होने लग जाती हैं, डिसऑनेस्ट बिहेवियर कम हो जाता है। और लास्ट पॉइंट क्या देखा है, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, क्योंकि कंट्रोलिंग जो हम करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमारे प्लान से जो हम भटक रहे हैं वो वापस उसी राह पर आ जाए, क्योंकि प्लान से हम कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, ये डिपार्टमेंट से यहाँ सामान जाएगा, वहां से वहां जाएगा, इस तरीके से काम होगा, हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। लेकिन कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, जो भी कोऑर्डिनेशन बिगड़ने की कोशिश हो रही होती है उसको सही जगह पर ला देते हैं। क्लियर, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। अब बच्चों बात करते हैं इस लास्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज हमारा रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जो टर्म 2 के बच्चे हैं वो टॉपिक को ना पढ़े, यहीं पे वीडियो एंड कर दीजिए, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जो बच्चे नए सेशन के हैं वो चैप्टर को पढ़ ले, बड़ा ही सिंपल सा है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या दे रहा है, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। अगर आपको कंट्रोलिंग करनी ही नहीं है, ठीक है ना, तो प्लान करना बेकार हो जाएगा। आपको अगर कितने भी परसेंटेज आए, घर वालों को मतलब ही नहीं है, आपको आईफोन मिलने ही नहीं वाला, तो फिर इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है। क्लियर, तो वो लिखा हुआ प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। हमने प्लान बना लिया, हम ये करेंगे, हम वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, तो भैया प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चेक कौन करेगा, कंट्रोलिंग करेगा। आप कंट्रोलिंग ही नहीं कर रहे हो तो फिर काम कैसे होगा। क्लियर, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है पहले पॉइंट के अंदर। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। आपने प्लान को सेट नहीं करा, अब ये चेक करो क्या सोचा था, क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई डिफरेंसेस तो नहीं आए। भैया पहले प्लान भी तो होना चाहिए, प्लान के अगेंस्ट में तो आपकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा। आपने 80% सोचा होगा तभी तो आपके 75 या 85 को कंपेयर किया जाएगा 80 से, समझ रहे हो। तो अगर आपके प्लान ही नहीं है तो कंट्रोल कैसे करोगे। क्लियर, मतलब देयर इज नो प्लान देयर इज नथिंग टू कंट्रोल। क्लियर, बहुत सही। थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है, प्लानिंग इज अ प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग। प्री रिक्विजिट का मतलब होता है कंट्रोलिंग तभी कर पाओगे जब पहले प्लान मौजूद हो। कैसे, क्योंकि प्लान से आपको पता होता है कि आपको कैसा परफॉर्म करना है या आपसे कैसा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये आपको चीज समझ आ रही है। प्लान में बता रहे हम 80% लेकर आओगे तो आपको आईफोन मिलेगा, ये सब चीजें होंगी, तो प्लान में आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना आप 80% लेकर आओगे, तो इट इज अ प्री रिक्विजिट कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इस तरीके से मांगी जा रही है। क्लियर, ओके। फोर्थ पॉइंट क्या दे रहा है, प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव व्हाइल कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। इसका मतलब क्या होता है, डॉक्टर के पास कभी गए हो, इलाज करवाया कभी डॉक्टर से, तो क्या करता है, आपकी जीभ चेक करता है, आंखें चेक करता है, नर्व्स चेक करता है, दवाइयां लिख के देता है और बोलता है ये दवाइयां खा लेना और आप ठीक हो जाओगे। तो इसको क्या बोलता है, वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, वो कुछ स्टेप्स बताता है, सुबह खानी है, दोपहर में खानी है, रात को खानी है, खाली पेट खानी है, भरे पेट खानी है, वो सारी चीजें बताता है नहीं बताता। तो वो क्या कर रहा है, वो प्रिस्क्रिप्शन ले रहा है। तो प्लानिंग के अंदर भी क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन होता है, पहले ये काम होगा, ये काम होगा, फिर वैसे काम होगा, फिर ऐसे काम होगा, तो वो प्रिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव है, वो आपको बताता है क्या क्या काम करना है, आपको कोर्स ऑफ एक्शन बता रहा है। और कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है, इवैल्यूएशन, कॉपी चेक हो रही होती है, क्या कांड किया तुमने, क्या काम किया तुमने, समझ रहे हो, कांड और काम दोनों चेक किए जाते हैं, फिर आपके कान पकड़े जाके फिर काम ठीक करवाया जाता है। तो कंट्रोलिंग क्या है, इवैल्यूएटिव है। क्लियर, ओके। वन शॉट है बच्चों, मजा आ रहा होगा, और मैं जल्दबाजी में नहीं पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ हर एक टॉपिक को। फिर हमारा प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बहुत फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग हम फ्यूचर के लिए करते हैं, ये तो सिंपल सी चीज है। कंट्रोलिंग हम फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है, मैंने आपको फीचर में बताया था, कंट्रोलिंग करने के बाद हमारी फ्यूचर परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है और हम फ्यूचर प्लान अच्छे बना पाते हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बहुत बैकवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग का तो बैकवर्ड लुकिंग हमको पता है, कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों होती है, क्योंकि हम चेक करते हैं क्या सोचा था, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, डिफरेंसेस फाइंड आउट करो, रीजन फाइंड आउट करो, करेक्टिव एक्शंस लो जिससे काम कंप्लीट हो जाए। यही चीज क्लियर है, ओके। मैं टेढ़ा होके बैठा हुआ था शायद इतनी देर से। हाँ,
और प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि प्लानिंग हम तब कर पाते हैं जब हमारे पास कुछ एक्सपीरियंसेस हो, ठीक है ना। प्लानिंग हम तब भी तो करते हैं ना हमारे पास एक्सपीरियंस के बेसिस पर, कि पहले जो हमने गलतियां करी थी उसके हिसाब से फ्यूचर में गलतियां ना हो हमारे प्लान में। तो प्लानिंग इज गाइडेड बाय आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस, तो इसलिए प्लानिंग हमारी बैकवर्ड लुकिंग है। क्लियर? तो वही चीज यहाँ पे उन्होंने लास्ट में लिखी हुई कंक्लूजन लिखा हुआ बड़ा प्यारा सा, कंट्रोलिंग इजी हो जाती है अगर आपके प्लान हो तो, ठीक है। आई रिपीट, अगर आपको अपनी कंट्रोलिंग इजी करनी है तो आपके पास प्लान अच्छे होने चाहिए। और लास्ट, कंट्रोलिंग करने से आपके फ्यूचर के जो प्लान है वो अच्छे हो जाते हैं। तो बच्चों ये था हमारा सिंपल सा चैप्टर कंट्रोलिंग, जिसको हमने लगभग 20 मिनट के अंदर अच्छे से रिवाइज कर लिया। तो चलिए बच्चों, ये था हमारा वन शॉट लेक्चर ऑफ कंट्रोलिंग। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वन शॉट के अंदर। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।